हेलो योगी बड़ी, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा ये जो चैनल है ये हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो अपनी स्टडीज़ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत एक अपना अच्छा करियर सेट करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो चैनल है ये हमने 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम 11th और 12th के फिजिक्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे हम क्विज़ बनाने वाले हैं। उन क्विज़ में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए उन क्वेश्चंस को डालने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स जो है वो बहुत सारे बच्चों को हार्ड जाती है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट इसे माना जाता है, लेकिन हम आप सबके लिए फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे चैप्टर्स के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने इन सारे क्विज़ में आपके लिए डाला है। हमने हमारा जो पिछला वीडियो था वो सेमीकंडक्टर चैप्टर पे बनाया था, जिसमें हमने बहुत सारे सेमीकंडक्टर चैप्टर के क्विज़, सेमीकंडक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो डाले थे। अब देखिए, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस तो नहीं डाल सकते, लेकिन जितने भी मुझे लगता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं उतने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए डालने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पे एक वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डालने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप थोड़ी भी गलती कर लेते हैं एक आधी क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। हो सकता है आपको उसका आंसर आता भी हो, लेकिन आपने केयरफुली ना पढ़ने की वजह से हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। ओके, सो क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। हमारी जो अर्थ है वो अपने प्रेजेंट साइज से अगर उसकी साइज हाफ हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, ध्यान रखिए ये जो स्मॉल जी है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है। इन दोनों कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग रहती है। सो हमें यहाँ पर बताना है कि स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इसका क्या असर होगा अगर हमारी पृथ्वी की साइज जो है वो हाफ हो जाए। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए g/2, ऑप्शन नंबर बी g/4, ऑप्शन नंबर सी 2g एंड ऑप्शन नंबर डी है 4g। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सभी सवालों के जवाब तो बताने वाली हूँ, लेकिन आपको भी यहाँ पर गैस करना है कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। अगर आपका जवाब सही आया तो अच्छी बात है, और अगर आपका जवाब सही नहीं आता है तो इसका मतलब कि आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो सवाल है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4g। ऑप्शन नंबर डी 4g ये इस सवाल का सही जवाब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए अगला सवाल है, अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2.5 kg एट अ सर्टेन पॉइंट। द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फोर्स दिया हुआ है आपको 75 न्यूटन का, जो कि मास है 2.5 किलोग्राम। ओके, देखिए और एक बात है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस वक्त आपको ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आपके जो यूनिट है वो MK सिस्टम, CGS सिस्टम या SI सिस्टम में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो आपको पूछा गया है द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इज। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी। सो आपके लिए ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 15 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 30 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 45 न्यूटन पर किलोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी 20 न्यूटन पर किलोग्राम। देखिए जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पहले ढूंढना पड़ेगा। जो फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होता है उस फॉर्मूला का यूज़ करके, देखिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपको खुद को करना है, आपको खुद को ढूंढना है। जब भी आप ऐसे ये क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी स्टडी की लेवल कहाँ तक है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, आपको आपका नॉलेज ग्रास्प करने की, नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की, हमारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है ये जानने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 न्यूटन पर किलोग्राम। आप इसे सॉल्व करके देखिए और अगर इसका जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको बता दूंगी। ये कैसे सॉल्व किया है ये भी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। तो इसका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर बी 13 न्यूटन पर किलोग्राम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूटन्स के लॉ पे डिपेंड है। न्यूटन्स के हमें पता है कि न्यूटन्स के जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ आते हैं जो कि बहुत बार कई बार पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है द 2-stage रॉकेट यूज्ड इन सैटेलाइट प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन। द 2-stage रॉकेट यूज्ड इन सैटेलाइट प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन। हमारा जो रॉकेट रहता है वो न्यूटन्स के कौन से लॉ पे डिपेंड है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे, सेकंड लॉ पे, थर्ड या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए ये जो लॉ है न्यूटन्स के वो तीनों लॉ अलग अलग है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा रॉकेट जो लॉन्च होता है उसमें कौन सा न्यूटन का नियम हम इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन्स के कौन से लॉ पे उसका प्रोजेक्शन डिपेंड है। तो इसका सही जवाब है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स पे ये डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये सवाल यहाँ पर है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बट बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सवाल है जो कि बहुत 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 बार पूछा जाता है और इसका जवाब फिजिक्स के सारे बच्चों को आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सवाल है। द वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। देखिए हमारा जो वेट रहता है, वेट यानी कि W इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे अर्थ पे जो अलग अलग पॉइंट रहते हैं, जैसे कि अर्थ का सेंटर है, अर्थ के 2 पोल्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और अर्थ का जो इक्वेटर है, इन सारी पॉइंट्स पे हमारा जो वेट रहता है वो अलग अलग रहता है। ये अलग अलग क्यों रहता है? क्योंकि इन सारी पॉइंट्स पे जो है हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इन सारी पॉइंट्स पे हमारा वेट अलग रहता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अर्थ के सेंटर में हमारी बॉडी का वेट कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है हाफ ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो इसका सही जवाब है, सोच लीजिए, आपको आना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0। सेंटर में, अर्थ के सेंटर में हमारा वेट 0 होता है क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ बॉडी हैज़ द मैक्सिमम वेट। देखिए अभी हमने देखा कि बॉडी का सबसे कम वेट या फिर सेंटर में वेट क्या रहता है, तो सेंटर में उसका वेट रहता है 0। तो अभी हमें ये सवाल है कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है। सबसे कम तो
एट द सेंटर रहता है, ओके, वहाँ पर 0 रहता है, तो सबसे मैक्सिमम वेट कहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एट द पोल्स, ऑप्शन नंबर बी इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी एट द इक्वेटर, ऑप्शन नंबर डी ऑन द मून। सो इन चारों में से आपको सही जवाब गेस करना है कि आपका जो वेट है वो मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा। ओके, सो आपका वेट जो है मैक्सिमम रहेगा एट द पोल्स पे, ऑप्शन नंबर ए एट द पोल्स। अब जब अर्थ के पोल्स पे रहेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पर इसका सही जवाब इसका वेट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, if the earth suddenly stops rotating, then the value of g, acceleration due to gravity, at the equator will be, इक्वेटर पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर हमारी पृथ्वी जो है, आपको पता है कि वो हमेशा हमारे सन के अराउंड में घूमती रहती है, तो अगर वो रोटेट करना स्टॉप कर देगी तो स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एट द इक्वेटर, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है, ये स्मॉल जी जो रहता है वो सभी पॉइंट्स पे अलग अलग रहता है। ओके, सो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू एट द इक्वेटर यानी कि पृथ्वी की जो सेंटर की जो लाइन रहती है उस पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो एज इट इज सेम रहेगा, और वो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा जब हमारी जो पृथ्वी है वो घूमना बंद कर देगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या आएगी? वो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वैसे की वैसी ही रहेगी, या फिर वो 0 हो जाएगी? तो सोच लीजिए इसके बारे में, और इस सवाल का सही जवाब जो है वो है कि स्मॉल जी की वैल्यू एट द इक्वेटर पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ये जो वैल्यू है स्मॉल जी की, तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ये जो है इसका सही जवाब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एक क्वेश्चन है, two satellites orbiting around the earth have their critical speed in the ratio 4:5. What is the ratio of their orbital radii? Two orbitals orbiting around the earth have their critical speed in the ratio 4:5. What is the ratio of their orbital radii? देखिए ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो है कि v1/v2 इज इक्वल टू √r2/r1। अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, v1 की जगह हम 4 रखें और v2 की जगह हम 5 रखें और इसको स्क्वेयरिंग कर दे, तो क्या आता है? 16/25 आ जाएगा। तो हमें r1 और r2 की वैल्यू निकालनी है जो कि उसके अपोजिट हो जाएगी। सो इसका सही जवाब जो है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, 25/16। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ रहा है। देखिए करके देखिए, इसके लिए मैंने तो आपको फॉर्मूला भी बताया है। आपके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है v1/v2 इज इक्वल टू √r2/r1। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ v1 की जगह 4 रख दीजिए, v2 की जगह 5 रख दीजिए, और यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर आएगा 16/25। ओके, 16/25 आएगा। तो r2 की वैल्यू हो गई 16, r1 की वैल्यू हो गई 25। सो इसको अपोजिट करने के लिए हमारा ये जो आंसर है वो हो जाएगा 25/16। सो इस तरीके से आपको ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था आपके लिए ना। ये है एक बहुत ही आसान सवाल। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज, एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी रहती है? ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, 0 होती है, और हाफ ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी रहती है। कितनी होती है टोटल एनर्जी?
देखिए यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी होता है। टोटल एनर्जी जो रहती है वो बाइंडिंग एनर्जी के निगेटिव में रहती है, और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। इन दोनों को मिलके बाइंडिंग एनर्जी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज, क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव, बताइए जल्दी से सोच लीजिए। ये जो है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है वो रहती है निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। टोटल एनर्जी रहती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की निगेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज ई, कैपिटल ई, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? टोटल एनर्जी जो है मैंने पहले भी बताया है आपको, टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रहती है। ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज, तो यहाँ पर दी हुई है टोटल एनर्जी जो है वो ई है, सो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आपको टोटल एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो इसको अगर हम ई रख दे तो हमें इसका जवाब मिलता है। अब सॉल्व करके देख लीजिए, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू ई। क्या है? ऑप्शन नंबर बी टू ई, ये इसका सही जवाब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए अगला सवाल है, द ऑर्बिट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर, किस तरह की रहती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट? वो इलिप्टिकल रहती है, सर्कुलर रहती है, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। द ऑर्बिट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर, क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऑर्बिट? इलिप्टिकल रहती है, सर्कुलर, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट जो होती है वो सर्कुलर रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज इट्स राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट जो रहती है वो सर्कुलर में रहती है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही सीधा बट बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन है। अ वेट ऑफ अ पर्सन एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, द वेट ऑफ अ पर्सन एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बिकम्स जीरो एंड डज नॉट चेंज? क्या होगा अगर कोई इंसान है जो नीचे नीचे जा रहा है तो उसके वेट पे क्या असर होगा? क्या होगा उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ज़ीरो होगा, या उस पर कोई असर ही नहीं होगा? देखिए हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम हो जाता है। हमने अभी देखा कि एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 रहती है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं जी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू यानी कि वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ओके, सो ये जो है अगर जी की वैल्यू कम होती है तो डब्ल्यू की भी वैल्यू कम हो जाएगी, डब्ल्यू यानी कि एम जी। सो अगर जी की वैल्यू कम हो गई तो डब्ल्यू की भी वैल्यू कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं द वेट ऑफ अ पर्सन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज इट्स राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स अ 2 स्टेज रॉकेट शुड बी फायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ प्रॉपर ऑर्बिट? हाउ मेनी टाइम्स अ 2 स्टेज रॉकेट शुड बी फायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ प्रॉपर ऑर्बिट? किसी भी एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सही जगह पर उसके लॉन्च करने के लिए उस रॉकेट को कितनी बार हमें फायर करना होगा? तो आपके लिए ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। गेस कीजिए अपना आंसर। सही आंसर, इसका सही आंसर है कि हमें 2 स्टेज रॉकेट्स को कितनी बार फायर करना होगा उसके ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए? उसको हमें 3 बार यानी 3 टाइम्स हमें उसको फायर करना होगा to launch a satellite into its proper orbit. Okay, now this is the next question. This is also one of the important question. एक क्वेश्चन है,
अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटिंग पीरियड ऑफ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग पीरियड कितना रहता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे? 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स या 24 आवर्स? सोच लीजिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग पीरियड कितना रहता है? किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग पीरियड जो है वो रहता है 24 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स। ओके, ध्यान रखिए ये सारी बातें, बड़े ही आसान लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट ऐसे ये सवाल है। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या रहती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है? पॉजिटिव होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है, ऑलवेज ज़ीरो, या मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, क्या रहती है? सोच लीजिए इसके बारे में भी। जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज ज़ीरो, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है उसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं, वो हमेशा निगेटिव रहती है। ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज निगेटिव। तो इसका सही जवाब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा कैसी रहती है? निगेटिव रहती है। और ये रहा आपके लिए हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिया एंटर्ड इनटू स्पेस एज बाय लॉन्चिंग हर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट। इंडिया ने अपना पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कब लॉन्च किया? ओके, तो आपके लिए ऑप्शन है 1905, 1947, 1975 और 2001। कब किया था इंडिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च? देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें हमने आपको ईयर पूछा है। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है किसी क्वेश्चन पेपर में आपके लिए ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है, तो उसका जवाब होगा आर्यभट्ट। क्या जवाब होगा? आपको ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट ये जो है वो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो कब लॉन्च हुआ था? 1947 में। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिया हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और 1905 तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 1975। 1975 में जो है वो आर्यभट्ट हमारा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इंडिया ने लॉन्च किया था और स्पेस एज में अपना मुकाम पाया था, स्पेस एज में अपनी एंट्री की थी। ओके, सो ये जो कुछ थे वो कुछ आसान से आपके लिए क्वेश्चंस थे जो हम आप यहाँ पर लेकर आए थे। हम अगले किसी और चैप्टर पे भी ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो आपको इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे सारे वीडियो को देखना होगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।